हेलो एवरीवन, आई एम नेहाल अहमद। वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। बेसिकली ये लेक्चर्स एसपीआई स्टूडेंट के लिए है और क्लास 9 के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने ग्रेविटेशन पढ़ाया था, उससे पिछले लेक्चर्स में फोर्स एंड मोशन, एंड उससे पिछले लेक्चर्स में मोशन पढ़ाया था। ठीक है ना। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस लेक्चर्स को देख रहे हैं। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप ऐसे ही मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। लेकिन एक चीज़ का शिकायत है कि जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें। ठीक है, तो कॉपी पेन साथ लेकर बैठें। ठीक है, और उसको सॉल्व करके जो मैं बोला हूं कि जो क्वेश्चन आपको करना है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है ना। आई होप कि आप इस लेक्चर के बाद जरूर आप कमेंट करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज एक नए चैप्टर यानी एक नए दिन और एक नए चैप्टर के साथ आगाज करते हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी। ओके ना। तो वर्क पावर एनर्जी में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले काइनेटिक वर्क पढ़ेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, पावर एंड एफिशिएंसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके ना, समझ में आया? अब पढ़ते हैं वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफर दैट टेक प्लेस व्हेन अ फोर्स कॉज एन ऑब्जेक्ट टू मूव। कहने का क्या मतलब है कि वर्क एक एनर्जी का ट्रांसफर होता है जिसके वजह से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके वजह से ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? वर्क है। ठीक है, वर्क को कैसे और डिफाइन करेंगे? आप ऐसे लिखेंगे, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट where force is in the direction of displacement। ठीक है, ओके है ना? समझ में आया चीजें? तो वर्क क्या होता है? बेसिकली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, जिसमें से हमारा फोर्स जो होना चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन होना चाहिए। ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए। बेसिकली देखिए, हम जानते हैं जैसे हम दीवार को सुबह से लेके शाम तक धक्का दे रहे हैं लेकिन हमारा दीवार मूवमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है ना। हम कहते हैं कि हमने वर्क किया, हमारा एनर्जी लॉस हुआ, ये पता है मुझे, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में हमने कोई भी काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स अगर लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तब जाके वर्क होगा। समझ में आया चीजें? ओके, तो यहां पे देखिए क्या लिखा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स अप्लाइड एंड डिस्टेंस मूव इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कहने का मतलब यह है कि वर्क डन तभी होगा कि जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। ओके, अब वर्क को किस में हम लोग मेजर करते हैं? हम लोग जूल्स में मेजर करते हैं। ठीक है, फोर्स को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन्स में मेजर करते हैं, और डिस्टेंस को हम लोग मीटर्स में मेजर करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ वर्क, यानी इसमें से कौन सा एग्जांपल है जो जिसमें हमारा वर्क होगा? पहले डी से स्टार्ट करते हैं। लिफ्टिंग अ बुक, कीपिंग इट एट द सेम हाइट। यानी हमने क्या किया कि हमने एक बुक को लिफ्ट किया, है ना, उठाया और इसी सेम हाइट पे रखे रहा। तो क्या हमारा, भले हम लिफ्ट कर रहे हैं तो वर्क तो होगा, लेकिन अगर सेम हाइट पे रखे रहेंगे तो क्या इस पे वर्क होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने क्या किया कि नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उसके अगेंस्ट में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऊपर की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो फोर्स तो लग रहा है, फोर्स तो हम लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है ना। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो क्या वर्क होगा? क्या वर्क नहीं होगा? तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं।
कह रहा है कि पुशिंग अगेंस्ट अ वॉल दैट डज नॉट मूव, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम मैं दीवार को पुश कर रहा हूं, ठीक है ना, और क्या हो रहा है, वॉल दीवार का मूवमेंट नहीं हो रहा है, हम फोर्स भले लगा रहे हैं लेकिन दीवार का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या हमारा वो वर्क करेगा? तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, क्योंकि देखो वर्क के लिए तीन चीज चाहिए। तीन चीज क्या चाहिए? एक तो फोर्स चाहिए, एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और थीटा का एंगल क्या है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच में जो एंगल है वो कितना है, उस पर भी डिपेंड करेगा। समझ में आया चीजें? ओके। अब देखो, होल्डिंग अ बुक स्टेशनरी इन योर हैंड। अब एक बुक है, हमने इसको स्टेशनरी होल्डिंग इसको रख दिया, ऐसे करके रख दिया, तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? क्या हम भले ही फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर मेरा फोर्स लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, फोर्स तो लग रहा है, लेकिन क्या इस पे हमारा फोर्स तो लग रहा है, ठीक है ना, इस पे क्या हो रहा है, हमारा फोर्स तो लग रहा है, हम लगा रहे हैं, लेकिन क्या इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? क्या डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, तो इस पे कोई भी वर्क नहीं होगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? मूविंग अ बुक फ्रॉम वन टेबल टू अनदर, यानी हम क्या किए कि अगर हम बुक को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं, ठीक है, यानी बुक को क्या कर रहे हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो क्या उसका मूवमेंट हो पा रहा है? क्या हो रहा है ना, यानी उसका मूवमेंट हो रहा है, यानी मूवमेंट हो रहा है, तो हम क्या करें, एक जगह से जब दूसरी जगह ले जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, हम उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स भी इस डायरेक्शन में, और हमारा जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी इस डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क होगा, तो ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं कि आइडेंटिफाई फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वर्क, यानी ये वर्क से रिलेटेड कौन सा चीज सही है, ठीक है ना। तो क्या होता है, देखो वर्क क्या होता है, वर्क यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। देखो वर्क इक्वल टू क्या था हमारा, हमने क्या लिखा, वर्क इक्वल टू एफ एस, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं? देखो ऐसा यूनिट तो जूल है, ये तो मुझे पता है, लेकिन यूनिट बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे फोर्स है तो फोर्स का न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, तो इसका मतलब वर्क का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर हो गया, तो ये तो सही है। इस यूनिट इस ऐसा यूनिट है जूल, बिल्कुल सही है, इसका ऐसा यूनिट जूल होता है वर्क का, इसका इट इज स्केलर क्वांटिटी। देखो अब क्या है, वर्क जो है हम लोग जूल में मेजर करते हैं, इसलिए वर्क क्या होता है हमारा, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तीनों सही, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस आंसर है, ठीक है ना। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 जूल ऑफ वर्क इज इक्वल टू अर्ज। अब हमें पता है कि 1 जूल ऑफ वर्क जो है ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, तो ये ऐसा यूनिट में इसको मेजर करते हैं, ठीक है। और अर्ज को हम लोग सीजीएस यूनिट में मेजर करते हैं, किसमें, सीजीएस यूनिट में मेजर करते हैं। हम चाहते हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क को हम क्या करें, 1 जूल ऑफ वर्क में कितना अर्ज होता है वो हम पता करेंगे, ठीक है। तो देखो वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल टू एफ एस होता है, और हमें पता है कि इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अब ये जूल कैसे बनता है, ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो न्यूटन मीटर है, इसका जो स्टैंडर्ड जैसे फोर्स का न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, समझ में आ रहा चीजें, तो यही तो जूल है, यही तो जूल है, यानी न्यूटन मीटर को जब हम इक्वेट करेंगे तो जूल होगा, जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सीधे इसको लिखेंगे, ये हमारा न्यूटन मीटर है, ठीक है। तो हमारा वर्क क्या होगा, न्यूटन मीटर में हो जाएगा। सीजीएस क्या लिख सकते हैं, डाइन, यानी फोर्स को हम लोग डाइन में मेजर करते हैं, और लेंथ को सेंटीमीटर में, समझ में आया चीजें, यानी डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। अब न्यूटन मीटर में जो है, इसमें हमारा कितना न्यूटन मीटर में कितना डाइन सेंटीमीटर होता है, यही क्या हो जाएगा, हमारा अर्ज हो जाएगा। तो हमें पता है कि 1 न्यूटन मीटर में ये क्या है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ऐसे ही तो है। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10 का पावर 5 डाइन, तो लिख सकते हैं 10 का पावर 5 डाइन इंटू 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का पावर 7 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी को क्या बोलते हैं, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर को बोलते हैं अर्ज, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आपको याद रख लेना है कि हमारा
1 जूल में 10⁻7 अर्ज होता है, और हमें यह भी याद रखना है कि 1 न्यूटन में 10�5 डाइन होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से, ओके ना। अब देखिए इसमें क्या है, एक क्वेश्चन ये भी देख लो कि ए बॉक्स इज पुश्ड अक्रॉस अ फ्लोर बाय अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। ठीक है, एक बॉक्स है जिसको हम, ये हमारा फ्लोर है, क्या है हमारा, ये फ्लोर है, और मैं क्या कर रहा हूं, कांस्टेंट फोर्स से इसको जो बॉक्स है उसको हम पुश कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं। तो इसमें जो कांस्टेंट फोर्स लगा वो कितना लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है। समझ में आया चीजें। तो पूछ रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स टू मूव द बॉक्स 5 मीटर। तो हम कितना, इस फोर्स के वजह से कितना वर्क डन होगा जिसमें हमारा जो बॉक्स है वो 5 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ एस होता है, एफ का वैल्यू 100 होता है, एस का वैल्यू 5 होता है, तो वर्क क्या हो जाए, 5 जूल होगा। तो याद ये रखना है कि जब कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो तो उस केस में हम वर्क इक्वल टू एफ एस लेते हैं। समझ में आया चीजें। अब देखो यहां पे क्या लिखा, इफ द फ्लोर इज स्मूथ, अगर हमारा फ्लोर जो है स्मूथ है, स्मूथ कहने का मतलब है कि किसी भी तरह का फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, तो वेयर डज दिस एनर्जी गो, ये एनर्जी कहां गया। ठीक है, यानी हमने क्या किया, अगर इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब हम एनर्जी किसको दे रहे हैं, इस बॉक्स को दे रहे हैं। ठीक है ना, यानी वर्क कर रहा है, इसका मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं। तो ये एनर्जी कहां गया, जब हमारा फ्लोर जो है स्मूथ है तो वो एनर्जी कहां गया। तो बेसिकली देखो क्या होता है कि अब इसमें किसी भी तरह का, जब फ्लोर स्मूथ रहे तो इसमें किसी तरह का लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो बॉक्स क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है ना, यानी देखो क्या है कि जब हम इस पे बॉक्स पे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो जो कि फोर्स कांस्टेंट हो तो क्या होगा, बॉडी एक्सेलरेट करेगा। जब बॉडी एक्सेलरेट करेगा तो वेलोसिटी में क्या होगा, चेंजिंग आएगा। तो वेलोसिटी में जब चेंजिंग आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो जब हमारा वेलोसिटी चेंज करेगा तो हमारा काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा। तो इसमें क्या होगा, इट्स गेन्स इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। ओके ना। अब देखो, इफ द फ्लोर इज रफ वेयर डज द एनर्जी गो, सम ऑफ ऑल ऑफ द एनर्जी इज लॉस एज हीट एंड साउंड। कहने का मतलब यह है कि हमने एनर्जी दिया, यानी फ्लोर कैसा है, अब रफ है, स्मूथ नहीं है, रफ है। कैसा है, रफ है। तो हमने क्या किया कि इसको फोर्स लगाया। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी जो बॉक्स को मिला वो देख रहे हैं कि 300 जूल ही मिला, जो कि हमने 500 जूल दिया। तो 200 जूल गया कहां, तो 200 जो जूल गया वो किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज हुआ, वो साउंड के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में रिलीज होता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम ऐसे हम हाथ को ऐसे चलाते हैं, ठीक है, तो हमारा हाथ गर्म क्यों हो जाता है। तो हमने जो एनर्जी दिया 100 जूल, तो ये 100 जूल पूरा काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो है हम इस पे रब कर रहे हैं तो हमारा हाथ गर्म हो जाता है। तो जो गर्म हुआ तो वो जो कुछ जूल का जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है और कुछ काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ जो एनर्जी है वो लॉस होगा हीट और एनर्जी साउंड के फॉर्म में। समझ में आया चीजें। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्या है कि द सेम बॉक्स, अब वो जो सेम बॉक्स है इज नाउ ड्रैग्ड बाय अ रॉप व्हिच इज रेज्ड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। समझ में आया। यानी अगर हम क्या करेंगे कि अगर इस बॉक्स को फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कैसे किसी हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाएंगे, थीटा से इस बॉक्स को खींचेंगे। तो देखो क्या होता है कि जब ये क्या है, एक तरह के स्ट्रिंग है। अगर स्ट्रिंग हो गया, चाहे केबल हो गया, है ना, चाहे कोई तार हो गया, ठीक है, उसको जब हम क्या करते फोर्स अप्लाई करते थे, इस पे टेंशन फोर्स लगता है। क्या लगता है, तो ये फोर्स कौन सा है, टेंशन फोर्स है। ओके ना। तो बेसिकली ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इस तरफ होगा, इसी तरफ होगा ना। तो हमने लेकिन क्या बताया था, हमने ये बताया था कि वर्क तभी करेगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो फोर्स है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा। क्या होगा, दो हिस्सों में डिवाइड होगा, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एफ एक्स बोल देंगे।
यानी इसके दो कंपोनेंट होंगे, यानी ये दो हिस्से में डिवाइड हो जाएगा, एक इस तरफ एक होगा इस तरफ, जिसको हम Fy बोल देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो ध्यान से, जैसे ये है ऐसे, है ना, ये अगर हमारा ये Fx है, ओके, और ये हमारा F है, ये हमारा थीटा है, ठीक है, ओके, ये हमारा क्या है, Fy है, ठीक है। आप ऐसे समझिए इसको ऐसे मत समझिए, इसको ऐसे मत समझिए, देखो बता रहा हूं मैं, एक चीज ऐसे समझो, देखो सपोज कि जो करो कि आपको एक ये ट्रायंगल है, ये एक एंगल थीटा है, समझ में आया चीजें। मान लो ये हमारा क्या है ए है लेंथ, ये हमारा बी लेंथ है, ये हमारा सी लेंथ है, ठीक है। तो ये बताओ साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस यानी बी बाई सी हो जाएगा। और बताओ यहाँ पे b को हम क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू सी साइन थीटा, इसमें किसी को दिक्कत है क्या, b इक्वल सी साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, यानी इसका मतलब b जो है ये क्या हो जाएगा, सी साइन थीटा हो जाएगा, यानी ये जो सामने वाला है इसका जब हम हिस्सा लेंगे तो क्या होगा, सी साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो कॉस थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी क्या हो जाएगा, बेस क्या हमारा a बाई सी ले लेंगे, तो हमारा c का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी a का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा c cos थीटा, यानी क्या समझ पा रहे हैं कि हमारा a का वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा c cos थीटा, और b का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा c sin थीटा, यानी सामने वाला क्या होगा हमारा साइन होगा, और सेम एंगल जो इसके साथ बन रहा है वो कॉस में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस फोर्स को देखो, इस फोर्स को इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं ना, इस चीज को ऐसे, इसको इधर शिफ्ट कर दे, वेक्टर को हम ऐसे क्या करते हैं, वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा Fy, इसको भी हम कह सकते हैं कि हमारा ये Fy है, ये हमारा Fx है। तो इसके हिसाब से हमने क्या बताया था, Fy क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूस है, तो Fy क्या हो जाएगा, हाँ F सामने वाला एंगल के सामने वाला क्या बनेगा, F sin थीटा, समझ में आ रही चीजें। और Fx क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, Fx क्या हो जाएगा, F cos थीटा, तो ये वाला क्या बनेगा F sin थीटा, और ये वाला क्या बनेगा F cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ये थीटा है, ठीक है, अगर ये F है तो ये F cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि देखो इसको हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा F sin थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा F sin थीटा, तो इसको मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा F sin थीटा होता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये फोर्स जो है दो हिस्से में टूट जा रहा है, तो यहां पे जो वर्क आएगा वो बेसिकली किस फोर्स की वजह से आएगा, वो इस फोर्स के वजह से आएगा, समझ में आया चीजें, ओके, किसकी वजह से, इसके वजह से आएगा। तो हमने क्या बताया था कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो उसको मान लो s, अब फोर्स कौन होगा, ये वाला होगा ना, यानी कौन सा, ये F cos थीटा, तो यहाँ F cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Fs cos थीटा, तो थीटा बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, तो थीटा जो बेसिकली क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहां पे कह रहा है दिस टाइम द बॉक्स मूव्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी यहां पे ये कहने का मतलब है कि हमने फोर्स अप्लाई इधर दिया है लेकिन मूवमेंट हमारा इधर हो रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि जो फोर्स जो वर्क जो आ रहा है वो इसी फोर्स की वजह से आ रहा है, इस फोर्स की वजह से नहीं आ रहा है। ये जो फोर्स है ना वो किसको बैलेंस कर रहा है, वो अगर इसका मास m है तो ये Fy जो फोर्स इस mg को बैलेंस कर रहा है नीचे की तरफ, समझ में आया चीजें, ये आगे पढ़ोगे 11th क्लास में, ठीक है ना, ओके। तो क्या होगा, दिस टाइम द बॉक्स मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, हाउ डज दिस अफेक्ट द वर्क डन, कैन यू थिंक ऑफ सजेशन, यानी क्या अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो देखिए हो क्या रहा है, मैंने अभी जैसे बताया कि जो हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो टेंशन जो रॉप में लग रहा है वो दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक तो हॉरिजॉन्टल एक तो वर्टिकल। तो ये वाला कौन सा था हमारा F sin थीटा, और इधर वाला क्या था हमारा F cos थीटा था, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है, यानी ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये वाला वर्क नहीं करेगा, बिकॉज बॉक्स डज नॉट मूव इन दैट डायरेक्शन, यानी ये वाला जो फोर्स है इस फोर्स की वजह से ये बॉक्स का इधर मूवमेंट नहीं होगा। सिर्फ किसके वजह से मूवमेंट हो पा रहा है, ये F cos थीटा की वजह से बॉक्स की
मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ओके, तो यहां पे बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, सो कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स एट एन एंगल। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, जो कि मैंने अभी डेराइव किया है। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एंड इनटू डिस्टेंस मूव। ओके, समझ में आया अच्छे से? इसमें किसी को डाउट है क्या? अरे बोलिए ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक कार है, कैसा टॉय कार है, इज पुल्ड अलोंग बाय अ पीस ऑफ स्ट्रिंग व्हिच इज एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अरे बोलिए ना कि एक टॉय है जिसको हमने एक स्ट्रिंग से जोड़ रखा है और उसको मैं ऐसे करके खींच रहा हूं, यानी एंगल 30 डिग्री से इसको मैं खींच रहा हूं। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द वर्क डन इन पुलिंग द टॉय इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 10 न्यूटन। यानी टेंशन जो स्ट्रिंग पे लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है इस डायरेक्शन में, एंड इट इज पुल्ड अलोंग 5 मीटर, यानी 5 मीटर इधर जा रहा है। तो हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। फोर्स का कितना वैल्यू है, 10 है, एस का वैल्यू कितना है हमारा 5 है, और थीटा कॉस कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, बोले जल्दी से, 50 इंटू कॉस 30 √3/2। अरे बोलो, तो कितना हो जाएगा 25 √3, कितना हो जाएगा 43.3 जूल, यानी इतना वैल्यू हमारा आएगा। तो ऑप्शन कौन है, ए ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वर्क में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वर्क हमारा पॉजिटिव कब होगा और कब हमारा नेगेटिव होगा और कब हमारा जीरो होगा, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ओके, तो देखो ध्यान से, वर्क इक्वल क्या होता है हमारा, अभी मैंने क्या बताया, एफ एस कॉस थीटा। वर्क इक्वल एफ एस कब होता है, जब हमारा थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो। यानी कहने का मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 0 होगा, तब जाके हमारा उस समय वर्क एफ एस होगा। ठीक है ना? ओके, चलिए तो देखिए क्या है, वर्क हमारा पॉजिटिव तब होगा जब हमारा, देखो, जब थीटा का वैल्यू, ये बोलते हैं बिलोंग्स टू, ये क्या है हमारा, बिलोंग्स टू, क्या होता है, देखो इसमें हमारा 0 को इंक्लूड करेंगे लेकिन 90 डिग्री को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जब कभी भी यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट आता है तो उस वैल्यू को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, और जब हमारा ये आएगा तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद वाला, इसके पहले वाला को पूरा वैल्यू आएगा। यानी 0 से 90 डिग्री, वेयर 0 इज इंक्लूडेड बट 90 डिग्री इज एक्सक्लूडेड। तो उस केस में हमारा वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है? तो 0 और 90 के बीच में जब हमारा एंगल होगा, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, यानी 0 होगा लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है? तो उस केस में हमारा वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आया चीजें? ओके, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट है ऐसे, ठीक है, तो हमारा अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स जो है यहां तक, इस एंगल तक पूरा लगे ऐसे, यानी एंगल कितना हो, यहां से लेकर यहां तक रहे, तो उसमें हमारा वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो क्या है, थीटा इज एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, जब थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो उस केस में हमारा वर्क क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है cos 90 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है? अब देखो किस केस में हो सकता है कि जैसे हम स्ट्रिंग लेते हैं और स्ट्रिंग को लेकर हम क्या करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो उस मास पे हमारा क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो जैसे ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, कौन घूम रहा है, एक मास है यहाँ पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगेगा, इधर सेंटर की तरफ लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा किधर हो रहा है, इधर हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा, अब इधर आएगा ये ऑब्जेक्ट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, लेकिन फोर्स कैसे लग रहा है, इधर लग रहा है। यानी हमेशा क्या दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना? इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया चीजें? ओके, अब जैसे देखिए, आपको पता है कि जो हमारा सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट जो है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर मोशन करता है,
तो सैटेलाइट पे क्या लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है ना, क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल। मान लो इसको क्या मान लो, इसको सैटेलाइट मान लो, ये हमारा क्या है, सपोज करो अर्थ है हमारा, है ना, इसको सैटेलाइट मान लो, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा ही, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ लगेगा इस सैटेलाइट पे, और हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर इधर हो रहा है, तो उस केस में भी क्या हो रहा है, दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो थीटा जब बिलोंग्स टू क्या हो, 90 डिग्री हो, 90 से 180 डिग्री हो, कितना, 90 से 180 डिग्री, तो इसमें 90 नहीं होगा, 90 के बाद वाला होगा, और 180 डिग्री भी इंक्लूड होगा, ठीक है ना। तो देखो एक याद रख लेना, cos 180 का जो वैल्यू है आपको 0 से लेकर 90 डिग्री तक याद होगा, लेकिन उसके 90 डिग्री के बाद क्या होता है उसको आपको पता नहीं है। तो cos 180 का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, और cos 120 का जो वैल्यू होता है वो याद नहीं, उसको निकाल कर देख लेते हैं कितना होता है, 90 + 30 आपको बताया जाएगा अगर आप ये जो है आपको 11th में पढ़ना है, ठीक है ना। मैं तो बस बता रहा हूँ कि cos 120 का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, माइनस sin 30 यानी -1/2 होता है, कितना होता है, -1/2 होता है। एंड cos 150 का वैल्यू जो होता है वो होता है sin 60 यानी कितना होता है, sin 60 -√3/2 होता है। तो माइनस में वैल्यू आता है, यानी आप देख लो कि 90 से लेकर 180 के बीच में जो वैल्यू आता है कॉस का वो नेगेटिव आता है, ठीक है। तो उस समय हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अगर हम देखो क्या है कि सपोज करो कि एक मास है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, लेकिन हमारा फोर्स किधर लग रहा है, ऐसे लग रहा है, चाहे फोर्स हमारा ऐसे है, तो ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है ना सब, ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है, ये भी हमारा क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। यानी कहने का मतलब ये है कि एंगल जो है 90 डिग्री से कम है, तो इस केस में हमें वर्क डन जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। इसलिए वर्क डन में जो फ्रिक्शन मिलता है वो नेगेटिव मिलता है, क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इधर इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फ्रिक्शन फोर्स हमारा किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है, तो वर्क डन में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। वर्क डन क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन इक्वल टू Fs cos थीटा। अब F और S के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है, तो Fs cos 180 डिग्री, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -Fs। समझ में आया चीजें, तो इसलिए नेगेटिव आ गया। तो आपको समझ में आ गया वर्क पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, और 0 कब होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अब क्या है, वर्क डन इज 0 इफ, वर्क डन 0 कब हो सकता है, देखो वर्क डन 0 तब हो सकता है कि अगर कोई बॉडी है, डिस्प्लेसमेंट भले ही हो रहा है लेकिन फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट चल रहा होगा, तो स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट सिर्फ वो फोर्स ना हो तो उस समय भी वर्क डन 0 होता है। जब फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो उस समय वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। और जीरो कब कब और हो सकता है कि जब हमारा दोनों के बीच में एंगल यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, तो उस समय वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो यहां देखिए, द बॉडी शो डिस्प्लेसमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है। यानी कह रहा है कि वर्क डन 0 तब होगा, ये कह रहा है कि जब हमारा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो है अपोजिट डायरेक्शन हो, यानी फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स अगर इधर लग रहा है तो कह रहा है कि 0 होगा। लेकिन नहीं, हमें पता है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो 180 का वैल्यू होगा और cos 180 नेगेटिव होता है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव होगा। इस केस में क्या आएगा, वर्क डन, इस केस में वर्क डन नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, द बॉडी शोज डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ फोर्स अप्लाइड। अब कह रहा है कि बॉडी जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच में क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा, यानी F भी इधर होगा और S भी इधर होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री होगा। तो वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इसको देख लेते हैं, द बॉडी शो अ डिस्प्लेसमेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। बिल्कुल सही, ये कह रहा है कि हमारा फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इस केस में हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है, सी हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, द बॉडी मास इज ऑब्लिकली टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑब्लिकली कहने क्या मतलब है कि अगर बॉडी जो है इधर है और फोर्स ऐसे लग रहा है, यानी कोई एंगल लग रहा है, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना।
है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा उसमें। ठीक है, अब कह रहा है कि देखो, इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस इट इन द अपोजिट डायरेक्शन देन द वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द अप्लाइड फोर्स। यानी ये कह रहा है कि हमारा जो फोर्स जो है इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट हमारा इस तरफ है। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 बन रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा ना। तो कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आसान है ना, समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। व्हाट इज द वर्क डन ऑन सैटेलाइट बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि हमें पता है कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ठीक है ना, तो हमने अभी बताया कि सैटेलाइट जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो जैसे सर्कुलर, सैटेलाइट सर्कुलर मोशन करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ होगा और डिस्प्लेसमेंट हमारा टेंजेंशियल होगा, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो उस केस में हमारा क्या होगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या है, 0 तो होगा, इतना पक्की बात है। लेकिन ये देखो, बिकॉज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द सैटेलाइट इज पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सैटेलाइट। नहीं, फोर्स जो है और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों पैरेलल में थोड़ी होगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, 0 तो होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द सैटेलाइट इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सैटेलाइट। परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल सही है ये, है ना, कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ है, जैसे जैसे घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ और हमारा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो उस केस में हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो ऑप्शन ही होगा। आप पॉजिटिव नेगेटिव तो ये तो होगा ही नहीं, ये सब होगा ही नहीं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है देखो, ए स्टूडेंट कैरीज अ बैग weighing 5 kg फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर to his class on the first floor that is 2 meter height. The work done by the boy is work done by the boy, work not work done by the gravitational force, work done by the boy। ये याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर, दोनों के बीच में हाइट कितना है, 2 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया है, 2 मीटर दिया हुआ है। ओके, अब ये जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, यहां से यहां तक एक 5 kg का मास ले जा रहा है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से जा रहा है। ठीक है, तो अब तुम खुद बताओ कि नीचे की तरफ क्या लगेगा, हमारा mg फोर्स लगेगा। तो इस स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा जो स्टूडेंट लगाया ये फोर्स, वो किसके बराबर है, mg के बराबर है। समझा है, किसके बराबर है, mg के बराबर है ना। तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, वर्क इक्वल टू हमारा हो जाएगा एफ और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना h हुआ, h cos थीटा। थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री ना, तो क्या हो जाएगा हमारा एफ एच कॉस 0। और f का वैल्यू क्या होगा, f का वैल्यू क्या होगा, mg के बराबर होगा। तो यहां क्या लेंगे, mgh हो जाएगा। अब मास कितना होगा, देखो ध्यान से, मास क्या होना चाहिए, मास का वैल्यू होगा कितना, 5 kg। जी का वैल्यू कितना लेंगे, हमने बताया था कि जी का वैल्यू अगर कुछ नहीं दिया तो 9.8 ले लो, तो कितना हो जाएगा 9.8। और एच का वैल्यू कितना है 2, तो कितना हो जाएगा ये 98 जूल होगा, जो कि इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मास का वैल्यू 5 लूँ और जी का वैल्यू 10 लूँ और एच का वैल्यू 2 लूँ, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 100 जूल आ जाएगा। यानी जी का वैल्यू 10 ले रहे हैं तो 100 जूल आ जा रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि अब जी का वैल्यू 9.8 ले रहे हो, तो आपको पता है कि कौन सा आंसर ज्यादा मतलब नजदीक है, तो आपको पता चल रहा है कि 100 जूल 98 से नजदीक कौन सा है, 100 जूल है ना, 1000 10 1 तो बहुत दूर है ना। तो ऐसे भी आप 100 जूल मार सकते हो। ठीक है ना, तो कभी भी ये भी होता है क्वेश्चन में कि जी का वैल्यू दिया नहीं रहता है, अब हम 9.8 लेके करते हैं तो आंसर मैच ही नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, उसके जो नजदीक वैल्यू है वो करके उसको वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर फिर भी आपको मन नहीं भरा तो आप जी का वैल्यू 10 रख कर देखना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जैसा कि पहले भी मैं बताया था। ओके, अब देखो ये क्या है, पर्सन ए reaches the second floor of a hospital by lift and person B reaches the same floor by stair. If both their masses are the same then the masses दोनों का क्या है, सेम है। यानी एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ठीक है, पर्सन ए जो है वो किससे आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है। किससे आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, जिसका मास m है और वो लेफ्ट से जा रहा है।
किससे जा रहा है वो? लिफ्ट से। ये यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, इसका मास m है, अब वो लिफ्ट से जा रहा है। किससे जा रहा है? लिफ्ट से जा रहा है, जो भी है इसका, ठीक है, वो लिफ्ट से जा रहा है ऊपर। कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है। मान लो कोई हाइट h है, सपोज करो ये हाइट h तक ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। किससे जा रहा है? लिफ्ट से जा रहा है। तो कह रहा है कि वर्क डन ऑन ए अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी यहां पे जो काम करेगा, कौन काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। पिछले वाला इंसान काम कर, यानी इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है, यहां पे कौन काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगा? नीचे लग रहा है, mg, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना? नीचे mg, ऊपर डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो क्या होगा? वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? mg h cos 180 डिग्री, ये होगा ना। तो क्या हो जाएगा? माइनस mgh हो जाएगा, क्योंकि cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। लेकिन पर्सन बी जो है वो सेम हाइट पे जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वो सीढ़ी से जा रहा है, स्टेयर से जा रहा है। समझ में आया चीजें? ओके, तो कैसे जा रहा है? देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे गया। यानी अगर ये हाइट h1 है, अगर ये हाइट h2 है, अगर ये हाइट h3 है, ठीक है, सब मिला के कितना हाइट है हमारा? टोटल h है, हाइट सेम ही होगा ना। तो अब देखो ध्यान से, अगर पर्सन का मास सेम है, दोनों पर्सन का मास सेम है, तो क्या होगा? ये देखो क्या है, यहां से पहले ऊपर गया, देखो ध्यान से देखो, ये पहले ऊपर गया, ऐसे ऐसे गया ऊपर, है ना, सीढ़ी जो है ऐसे गया। तो अब तुम खुद बताओ कि यहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा? इस जगह पे वर्क डन क्या हो जाएगा? -mgh1 नहीं होगा क्या? अगर ऐसे गया तो समझ में? -mgh1 हो गया। अब जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो mg तो नीचे लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या इधर हो रहा है ना, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री होगा ना। तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। यानी यहां से यहां जाएगा तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। लेकिन अब जब फिर यहां से यहां फिर गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा? -mgh2 हो जाएगा, वर्क नहीं होगा, होगा ना। अब फिर इसके बाद फिर यहां से यहां गया, फिर वर्क डन 0 हो गया। फिर जब यहां से यहां गया तो वर्क डन कितना हो जाएगा? -mgh3 हो जाएगा, होगा ना। समझ में आया? तो सबको जोड़ दो, वर्क डन जितना वर्क डन किया पूरा, -mgh1 -mgh2 -mgh3, माइनस कॉमन निकाल दो, mgh1 प्लस h2 प्लस h3। ओके, तो कितना हो जाएगा? h1 प्लस h2 प्लस h3 क्या होगा? h हो जाएगा, तो -mgh हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों का जो वर्क डन आएगा ग्रेविटी के अगेंस्ट, वो क्या आएगा? सेम आएगा। तो ऑप्शन कौन सा लग रहा है? ऑप्शन हमारा सी लग रहा है। अब सवाल उठता है कि डी क्यों नहीं होगा भाई? पावर एक्सपेंडेड बाय बोथ ऑफ देम इज सेम। पावर देखो क्या होता है, पावर याद रख लो, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। और वर्क तो दोनों केस में सेम है, पक्की बात, ये तो पता है आपको। लेकिन टाइम क्या होगा? इसमें लिफ्ट में टाइम कम लगेगा, स्टेयर्स में टाइम ज्यादा लगेगा। तो क्या पावर दोनों का क्या सेम होगा? क्या नहीं ना, पावर डिफरेंट होगा। इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना। अब कोई कह दे कि दोनों सेम समय पे जा रहा है, ठीक है, अब बहुत ही कम केस देखने को मिलता है। हम यही मान के चलेंगे कि सीढ़ी में स्टेयर पे चढ़ेंगे तो वो ज्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं कि कैलकुलेटिंग द वर्क डन फ्रॉम फोर्स डिस्टेंस ग्राफ, या ये भी कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसमें एक स्टेटमेंट लिखो, क्या लिखना है? एरिया अंडर फोर्स डिस्टेंस विथ डिस्टेंस एक्सिस गिव्स वर्क। क्या होता है? वर्क होता है। समझ में आया? यानी कहने क्या मतलब है कि मान लो ऐसा मेरा कोई ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ऐसा कोई क्या है हमारा ग्राफ है ना। अगर हम चाहते हैं कि ये मान लो ये डिस्टेंस जो है s=2 मीटर है, यहाँ पे s=1 मीटर है, ये 0 है, तो कहते हैं कि 2 मीटर तक हमारा वर्क डन क्या होगा? इस ग्राफ को देख के पता है कि हमारा वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन क्या होता है? अगर मैं इस एरिया को ले लूं,
ये वाला एरिया, और डिस्टेंस ये नहीं लेना है, इधर नहीं लेना है, इधर से लेना है, डिस्टेंस एक्सिस से लेना है। तो ये जो एरिया होगा यही हमें क्या देगा, वर्क डन देगा। फोर्स और डिस्टेंस होना चाहिए या फोर्स डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। तो हम लोग इसको अच्छे से न्यूमेरिकल से समझेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे कि एन ऑब्जेक्ट इज मूव अ डिस्टेंस बाय कांस्टेंट फोर्स एज शोन इन फिगर ग्राफ बिलो। ओके, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स, यानी फोर्स जो लग रहा है वो देखो, रेड लाइन जो दिख रहा है, ये रेड लाइन ये दिख रहा है आपको, है ना। तो यहां तक आपको बताना है कि हमारा वर्क डन क्या होगा, यानी 12 मीटर तक हमारा वर्क डन क्या होगा। तो हमें पता है कि क्या पता है कि हम कौन सा लेंगे एरिया, कौन सा एरिया लेंगे, हमने क्या डिस्टेंस एक्सिस, यानी हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा पूरा, ये वाला। नहीं दिख रहा है क्या, लग रहा नहीं बढ़िया दिख रहा है ना, ये ले लेते हैं अच्छा से, ये वाला एरिया हमको लेना पड़ेगा। तो ये एरिया कितना होगा, ये बेसिकली कैसा दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है क्या, तो रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है। तो हमारा वर्क जो आएगा वो क्या होगा, एरिया अंडर द फोर्स डिस्टेंस विथ डिस्टेंस एक्सिस क्या होगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है तो लेंथ कितना है हमारा 12 माइनस 0 यानी 12, ब्रेथ कितना है हमारा 30 माइनस 0 कितना 30 हो जाएगा, समझ में आया, सॉरी, ठीक है। तो क्या 12 36 यानी 12 30 जा 360 जूल, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 360 जूल आ जाएगा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देगा कि फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन इन बिटवीन 0 टू कहां तक 2 मीटर, 0 टू 4 मीटर कर देते हैं, चलो 4 मीटर। तो मुझे कौन सा एरिया लेना पड़ेगा, मुझे पता है कौन सा एरिया लेना पड़ेगा, मुझे ये वाला ना, 4 मीटर कह रहा है ना, तो 4 मीटर मतलब यहां तक, यानी मुझे यहां तक एरिया लेना पड़ेगा, कहां तक, यहां तक। तो यहां तक हमारा वर्क डन क्या होगा, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, देखो वर्क इक्वल टू फोर्स कितना है हमारा, देखो लेंथ क्या होगा हमारा, ये देखो ये हमारा लेंथ होगा, ये होगा ना लेंथ, तो 30 लेंथ, अब ब्रेथ क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा हमारा 4, तो कितना हो जाएगा 120 जूल। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि 4 और 8 मीटर के बीच में हमारा 4 और 8 मीटर के बीच में हमारा वर्क डन क्या होगा, तो आपको कौन सा एरिया लेना पड़ेगा, कौन सा एरिया लेना पड़ेगा, 4 और 8 कह रहा है तो आपको ये वाला एरिया लेना पड़ेगा, ये वाला 4 और 8 ये है ना, 4 और 8, तो ये वाला एरिया लेना पड़ेगा। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। तो बेसिकली ये ऐसा इसमें क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है, इसलिए हम टोटल लेकर चलेंगे कि टोटल यहाँ 12 मीटर तक पूछा है। ओके ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अ डिस्टेंस बाय वेरिएबल फोर्स एज शोन इन ग्राफ बिलो, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन बाय फोर्स पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ कहीं भी डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा कि कहां तक निकालना है, तो इसलिए पूरा 12 मीटर तक करेंगे। तो कौन सा एरिया लेंगे, ये पूरा एरिया कंप्लीट, ये एरिया लेंगे, है ना। तो क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड ट्रैपेजियम। ये ट्रैपेजियम नहीं दिख रहा है क्या, देखो तो पूरा, ये पूरा देखो यहां से यहां तक ट्रैपेजियम नहीं बन रहा है क्या। तो ट्रैपेजियम अगर नहीं किसी को पता है तो देखो, ये ट्रैपेजियम एक ऐसा होता है, और इसका लेंथ, इसका ए है लेंथ, इसका बी है, और इसका हाइट एच है। एक ट्रैपेजियम होता है ऐसा, अगर इसका लेंथ ए है, इसका बी है लेंथ, और इसका हाइट एच है, एक ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका अगर ए लेंथ है, इसका ब्रेथ बी है, और इसका हाइट एच है, तो तीनों किस में, तीनों केस में हमारा क्या है, ये ट्रैपेजियम है। तो इसका फॉर्मूला तीनों क्या होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल कौन है, देखो ए और बी है, ए और बी, यहाँ ए और बी, तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी इंटू हाइट, हाइट क्या है हमारा एच, ये भी एच, ये भी एच। ठीक है, तो यही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। तो इसमें कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला, ये तीसरा वाला हो जाएगा। तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, एरिया, और एरिया इसका क्या करेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कौन सा 12 माइनस 0 यानी 12 प्लस ये हो जाएगा कितना 12 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 8 कितना 4, तो प्लस 4 करेंगे। और हाइट कितना है हमारा बताओ, हाइट कितना है 12 माइनस
यानी सॉरी 30 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा देखो 16/2 इंटू 30 यानी कितना हो जाएगा 8 यानी 8 3 जा 24 यानी इंटू 10 कितना 240 जूल। तो आंसर क्या हो जाएगा। अरे इसी में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए 6 और 8 के बीच में हमारा 6 और 8 के बीच में 6 और 8 के बीच में वर्क डन निकालिए। तो 6 और 8 के बीच में क्या कौन सा एरिया लेंगे 6 ये वाला एरिया लेंगे। अगर पूछेगा कि 10 और 12 के बीच में हमें ये वर्क डन निकालना है तो कौन सा एरिया लेंगे ये वाला लेंगे। ठीक है ना। तो ऐसे ही करके सॉल्व करना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके अब आगे वाला जो क्वेश्चन है आपको खुद होमवर्क करना है। ठीक है कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज मूव्ड डिस्टेंस बाय वेरिएबल फॉर एस शोन गिवन बिलो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स। यानी इस फोर्स की वजह से हमारा वर्क डन क्या होगा। तो आपको कौन सा एरिया सिर्फ निकालना है ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है तो ये वाला एरिया निकाल देंगे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि इसका आंसर क्या आया है। समझ में आया चीजें। ओके ओके चलिए अब यहां देखिए वर्क जो है ट्रू और फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है। देखो वर्क इज डन व्हेन एवर फोर्स मूव एन ऑब्जेक्ट। ये सही बात है कि अगर फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है तो वर्क होगा, तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अब क्या है वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है अब देखो क्या है इसमें, अब क्या सही है क्या गलत है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट में इसमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि फोर्स तो लगा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर देखो अगर इसमें कुछ हिडन है, ये पार्ट है कि ऑब्जेक्ट चल रहा है आप फोर्स लगा रहे हैं तो उस केस में ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये हिडन पार्ट ये है कि ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है अब फिर भी हम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। लेकिन हम मान के चलते कि ऑब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है ना। तो अब फोर्स लगा रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस मूव। सही में सही बात है कि वर्क इक्वल क्या होता है एफ होता है, एफ कॉस थीटा। तो वर्क जो है वो किस पे डिपेंड करता है फोर्स पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और थीटा पे डिपेंड करता है। ये तीन चीज डिपेंड करता है कि नहीं करता है। ठीक है तो वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा वर्क जो है हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। सही बात है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द फोर्स। यानी फोर्स पे साइज ऑफ फोर्स मतलब क्या है क्वांटिटी ऑफ फोर्स, यानी फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो ये भी सही है। वर्क कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्रेडियंट ऑफ द फोर्स डिस्टेंस ग्राफ। सही बात है। वर्क हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं फोर्स डिस्टेंस ग्राफ से कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं। तो ये भी ट्रू है। यानी सारा क्या है सारा ट्रू है। सारा क्या है हमारा ट्रू है। ओके चलिए तो इसी के साथ मेरा देखिए ये पार्ट जो है कुछ पोर्शन अब कंप्लीट हुआ है। ठीक है अभी वर्क बायोलॉजी का और पार्ट बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो मैंने होमवर्क दिया है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि इसका आंसर क्या होगा। ओके आई होप सो मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो, है ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।